नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए में पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट नंबर 8। ये आपके सेकंड पेपर की लास्ट यूनिट है। इसके पहले हमने सारी यूनिट कवर किया है और इस लास्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता विकास। जो हमारे देश की महिलाएं होती हैं, जो हम लोग होते हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से विकास किए जाते हैं। उद्यमिता औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार स्तंभ है। उद्यमिता के सृजनशील विचार द्वारा ही राष्ट्र की निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता तथा आर्थिक असमानता का निवारण होता है। उद्यमिता अग्रणी गतिशील भूमिका निभाती है तथा आर्थिक प्रगति में राष्ट्र की सहायता करती है। तो जो अब देख रहे हैं कि महिलाओं के विकास में किस तरीके से सरकार द्वारा भी कुछ प्रयास किया जा रहा है कि उनकी जो महिलाओं की जो निर्धनता है, बेरोजगारी है, निम्न उत्पादकता है तथा आर्थिक असमानता का निवारण किया जाए तथा महिलाओं को प्रत्येक कार्यों में उतना पुरुषों के जितना बराबर स्थान दिया जाए ताकि वो अपने आगे की जीवन यापन अच्छे से कर सकें। उद्यमी प्रकृतियों के द्वारा ही अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। वर्तमान समय में उद्यमिता प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रांति का मुख्य आधार बन गई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र उद्यमी प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन के लिए अनुकूल वातावरण, नीतियों एवं कार्य पद्धतियों का निर्माण कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक परिभाषा देखेंगे। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि महान समाज वह समाज होता है जिसमें संबंधित व्यक्ति उद्यमिता का चिंतन एवं व्यवहार करते हैं। तो महान समाज उसी को कहा जाता है जो उद्यमिता से संबंधित चिंतन करते हैं और उस पर व्यवहार करते हैं अपना। उसके बाद चाहे विकसित राष्ट्र हो, विकासशील राष्ट्र हो अथवा अविकसित राष्ट्र हो, आज के सभी उद्यमिता के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह हर्ष व गर्व की बात है कि भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में उद्यमिता को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी, बच्चों में भी यह जानकारी अच्छे से फैले। अब उसके आगे है उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम उद्यमिता का अर्थ देखेंगे कि क्या होता है। उद्यमिता एक कौशल, दृष्टिकोण, चिंतन, तकनीक एवं कार्य पद्धति है। उद्यमशीलता, उद्यम, साहसिकता आदि शब्द उद्यमिता के पर्यायवाची के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। जो उद्यमिता होता है वो किसी कार्य को लेकर के उसमें कुशलता, दृष्टिकोण, चिंतन, तकनीक एवं की कार्य पद्धति होती है। सामाजिक मनोविज्ञान एवं सैन्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उद्यमिता का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता है। जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है, मनोवैज्ञानिक है, अभियांत्रिकी है, तो इसमें उद्यमिता का विचार बहुत पहले से ही होता आ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में उद्यमिता विचार का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। तो इससे संबंधित विलियम बोमाल ने कहा है कि उद्यमिता का अर्थ सैद्धांतिक रूप से भ्रामक रहा है। इन्होंने कोई अर्थ स्पष्ट नहीं किया है। इनके हिसाब से इसका जो अर्थ होता है वो भ्रामक है। अब हम उद्यमिता का अर्थ अलग अलग तरीकों में देखेंगे। जैसे परंपरागत अर्थ इसका क्या होता है। उद्यमिता से तात्पर्य व्यवसाय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति से है। तो अगर परंपरागत अर्थ देखें तो जो भी व्यवसाय होता है उससे संबंधित जो जुड़ी समस्या होती है, जोखिम होता है, उसका सामना करने की जो योग्यता होती है वो उद्यमिता होती है। अब सामान्य अर्थ में देखेंगे। सामान्य अर्थ से तात्पर्य है कि कुछ विशिष्टता प्राप्त करने, जोखिम वहन करने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता उद्यमिता होती है। उसके बाद आधुनिक अर्थ, अब का जो समय चल रहा है उसमें क्या अर्थ कहा जाएगा। उद्यमिता से तात्पर्य नए उपक्रम की स्थापना करने, नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता, उपक्रम में नए नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता से है। अब का जो समय चल रहा है इसको थोड़ा सा तकनीक से जोड़ा गया है कि जो अब नए नए दिशा निर्देश की योग्यता आ रही है, नए नए सुधार एवं परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है।
उसके बाद अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा हमें दो तरीके से दिया गया है, एक बहुत ही प्राचीनतम परिभाषा दी गई है और एक नवीनतम परिभाषा दी गई है। अगर जे मेक ग्वालियर के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि अलग अलग समय पर समाजों में उद्यमी के कार्यों एवं प्रकारों में भली भांति परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उद्यमिता का अर्थ भी परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसमें इनका कहना है कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग अर्थ उसका होता है, लेकिन उसका होना भी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग अर्थ में उसका जो अर्थ होता है वो परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे इसकी जो प्राचीनतम परिभाषा है। प्राचीनतम परिभाषा में क्या कहा गया है? प्राचीनतम परिभाषा में हम दो लोगों की परिभाषा देखेंगे, प्रोफेसर मुसलमान तथा जैक्सर के अनुसार। इनका क्या कहना है कि किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयासों का विनियोग करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता होता है। अगर कोई कार्य हम व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसमें हम धन भी खर्च करेंगे, समय भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे, तो उसमें रिस्क भी होगा, उसको भी उठाने की हिम्मत रखेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? उद्यमिता कहा जाएगा। उसके बाद अगली परिभाषा है डॉक्टर जे.ई. स्टेपनेक के अनुसार, उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता तथा विविधीकरण करने एवं नवाचार करने की इच्छा है। तो इस तरीके से आपने पुरानी परिभाषा देखी। अब आप नई परिभाषा देखेंगे, जो उद्यमिता की नई परिभाषा बनी हुई है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व का कार्य करती है। उसके बाद है H.W. जॉनसन के अनुसार, उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों को जोड़ रही है। कौन कौन से? अन्वेषण, नव प्रवर्तन एवं अनुकूलन। यही तीनों तत्वों को जोड़ करके जो हमारा शब्द बना है, कौन सा? उद्यमिता। उसके बाद अब परिभाषा है आधुनिक मत की परिभाषा, जो अब का समय है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें क्या परिभाषा दी गई है। लक्ष्य के अनुसार देखेंगे, उद्यमिता जोखिम उठाने की इच्छा, आय एवं प्रतिष्ठा की चाह तथा स्व अभिव्यक्ति, सृजनात्मक एवं स्वतंत्रता की अभिलाषा का मिश्रण है। यह दांव लगाने की भावना का उत्साह तथा संभवतः सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तत्व होता है। तो इस तरीके से जो लक्ष्य है, इनका कहना है कि इसमें जो भी हमारी इच्छा होती है, आय की प्रतिष्ठा, चाह, अभिव्यक्ति, सृजनात्मक, जो कई सारी हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, उसका मिश्रण रूप होता है। रॉबर्ट लैम्प के अनुसार, उद्यमिता सामाजिक निर्णयन का वह स्वरूप है जो आर्थिक नव प्रवर्तन द्वारा संपादित किया जाता है। तो इस तरीके से आपने 3 तरीके का परिभाषा देखा, एक प्राचीनतम, एक नव प्राचीनतम और एक आधुनिक समय की जो परिभाषा है, आपने इसमें देखा। तो आई होप आपको उद्यमिता का अर्थ और परिभाषा जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। जैसे उद्यमिता एक गतिशील प्रक्रिया है। उद्यमिता में एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक नई व्यावसायिक इकाई को स्थापित करता है। उद्यमिता में नवाचार, जोखिम निर्णयन का समावेश होता है, जो कि अभी आपने सभी परिभाषाओं को देखा, तो वही निष्कर्ष है। उद्यमिता में व्यक्ति व समूह में व्यवसाय को संगठित, प्रतिबंधित, संचालित करने का कौशल आवश्यक होता है और उद्यमिता में व्यक्ति व समूह उद्यम का स्वयं संचालक व स्वामी होता है तथा पूर्ण उद्यम उसके निरीक्षण में चलता है। उद्यमिता से समाज में नए नए उत्पादों के साथ साथ नए उपक्रमों व विचारों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसका निष्कर्ष देखा कि जो उद्यमिता है उसका क्या निष्कर्ष निकला हुआ है। अब हम देखेंगे कि उद्यमिता की विभिन्न अवधारणाएं, जो उद्यमिता है उसकी विभिन्न अवधारणाएं कौन सी होती हैं। तो उद्यमिता की अवधारणा निश्चित एवं स्थिर नहीं रही है, अपितु वह समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। उद्यमिता एक विज्ञान, व्यवहार, अवसर के साथ साथ एक कर्म दृष्टि अथवा दृष्टिकोण भी है। इसी कारण अब तक के उद्यमिता के संबंध में विभिन्न अवधारणाएं विकसित हो चुकी हैं। जैसे प्रमुख अवधारणाएं देखें तो आप देख सकते हैं ग्राफ के हिसाब से समझाया गया है, जो इसकी उद्यमिता की निम्नलिखित धारणाएं होती हैं। आगे अब हम डिटेल में देखेंगे। अब हम हेडिंग वाइज देखेंगे उद्यमिता की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होता है जोखिम अवधारणाएं।
इसमें जोखिम अवधारणा क्या, जैसे उद्यमिता असीमित जोखिम उठाने का कार्य, मतलब इसमें बहुत रिस्क होता है, तो अगर हम रिस्क उठाने में सक्षम हैं तो उद्यमिता हमारे लिए सही होता है। उसके बाद है संगठन एवं समन्वय की अवधारणा। इसमें जो होता है वो उद्यमी को संगठनकर्ता माना जाता है। संगठनकर्ता उत्पादन के विभिन्न उत्पादों का संयोजन कर नई उपयोगी वस्तुओं का सेवा सृजन करता है। उसके बाद है प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा। जो प्रबंधकीय गुण होते हैं उसमें जो उद्यमिता को निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के योग्य माना जाता है। उसके बाद उद्यमिता की नव प्रवर्तन अवधारणा। उद्यमिता की जो नव प्रवर्तन अवधारणा हुई है, जैसे इसमें इसका प्रतिपादन 1934 में शुम्पीटर द्वारा हुआ गया था। इनके अनुसार एक गतिशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह है जो आर्थिक व्यवस्था में नव प्रवर्तन का कार्य करता रहता है। उसके बाद आगे है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा। मैक्सीलैंड के अनुसार देखेंगे, इन्होंने कहा कि उद्यमिता को व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार मानकर इसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना जाता है। इसके अनुसार उच्च उपलब्धि प्राप्त करना ही उद्यमिता है, जिसके लिए नव प्रवर्तन तथा जोखिमों में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है समूह प्रतिक्रियाशीलता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार उद्यमिता एक व्यक्तिक योग्यता नहीं बल्कि सामाजिक एकात्मकता के लिए जानी जाने वाली प्रतिक्रियात्मक क्षमता है। इसमें इन्होंने परिभाषा दिया FW यंग के अनुसार, उद्यमिता व्यक्तिगत न होकर सामूहिक स्तर पर उत्पन्न प्रतिक्रियाशीलता जो समाज के प्रतिक्रियावादी समूहों के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यह उद्यमी हो गया, जो व्यक्ति होते हैं। उद्यमिता क्या होती है, उसके बाद उपक्रम। इसमें क्या होगा, व्यक्ति जोखिम वहन करता है, लक्ष्य को प्राप्ति करता है। उसके बाद संस्था क्या होती है, नव प्रवर्तक होती है। उसके बाद प्रभावी संचालन होता है। प्रबंध में क्या होता है, संगठन का निर्माण किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद लास्ट में जो हमारी उपलब्धि होती है वो प्राप्त की जाती है। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उद्यमिता एक जोखिम भरा कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति को आय व प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ सृजनात्मक व स्वतंत्र रूप से कुछ नया कर सीखने को व करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद अब हम देखेंगे उद्यमिता की विशेषताएं अथवा प्रकृति। जो उद्यमिता होती है उसकी कौन कौन सी विशेषता व कौन कौन सी प्रकृति होती है। जैसे यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, जोखिम वहन करने की क्षमता है, नवाचार की योग्यता है और इसमें अवसरों को खोजने की प्रक्रिया है। उद्यमिता का माध्यम प्रबंध है। उद्यमिता प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। उद्यमिता संगठन की स्थापना व उसका संचालन है। उसके बाद आगे है उद्यमिता ज्ञान पर आधारित है, पर्यावरण की उपज है। उसके बाद उच्च लाभ प्राप्त करने का साधन है, स्वयं की पहचान बनाने का माध्यम, समाज में नए उत्पादन करने का जरिया, किसी व्यक्ति का लक्षण नहीं अपितु उसका व्यवहार है, जन्म गुण नहीं बल्कि उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है और इसका जो परिणाम होता है वो अभिमुखी है। तो इस तरीके से कई सारी इसकी विशेषताएं व प्रकृति होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जोखिम भरे कार्य को उठाना पड़ता है। अभी आपने इसके पहले देखा, अब आप इसको ग्राफ के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरीके से इसमें जोखिम भरा कार्य करना पड़ता है। उसके बाद हमें किस तरीके से सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद इन विशेषताओं का अध्ययन बताता है कि उद्यमिता से केवल उद्यमी ही नहीं अपितु पूर्ण समाज का विकास होता है। मतलब कोई जो व्यक्ति उससे जुड़ा रहता है उसी का नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों का विकास होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रेरणा। प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटिवेशन शब्द का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है गति, शक्ति, ऊर्जा जो मानव द्वारा कोई कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। मानव के व्यवहार एवं क्रियाकलापों को दो भागों में बांटा गया। प्रेरणा या मोटिवेशन तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता है। उसके बाद यह दो प्रकार की होती है, एक आत्म प्रेरणा होती है, एक प्रेरणा होती है। एक स्वयं के लिए मोटिवेशन होती है और एक दूसरे के लिए मोटिवेशन होती है। तो
जूसियस एवं सिलेंडर ने कहा है, इनके अनुसार हम परिभाषा देखेंगे। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक प्रक्रिया होती है। जो अभिप्रेरणा होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसकी वो अभिप्रेरणा होती है। उसके बाद आगे संक्षेप में अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस उत्तेजना से है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है तथा कार्य पर बनाए रखती है और अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। तो अगर इसकी परिभाषा के रूप में अर्थ निकालें तो निम्न तरीके से निकलता है। क्रियाकलाप की दिशा, तीव्रता तथा लगनशीलता पर तुरंत होने वाले प्रभाव, क्रियाशीलता को प्रारंभ करने, कार्य की प्रकृति को बनाए रखने तथा कार्य को रूपरेखा को नियंत्रित देने की क्रिया होती है। और प्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्योन्मुखी करती है। जो हमारे अंदर प्रेरणा होती है वो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। उसके बाद देखते हैं ग्राफ के माध्यम से समझाया गया, जैसे अस्थिरता की आंतरिक व्यवस्था होती है। उसके बाद आवश्यकता, इच्छा या अपेक्षा होती है। व्यवहार पे डिपेंड करता है, प्रोत्साहन या लक्ष्य होता है। और लास्ट में आंतरिक प्रेरणा व पृष्ठभूमि होती है। अभिप्रेरणा के मुख्य 3 आधार होते हैं, एक प्रेरणा, एक व्यवहार और लक्ष्य। आप इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, प्रेरणा होता है, फिर व्यवहार होता है, फिर लक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद होते हैं प्रेरणा के कारक। जो प्रेरणा के कारक होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक में क्या होता है, जैसे कुछ नया करने की इच्छा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और व्यावसायिक पृष्ठभूमि व अनुभव आदि। उसके बाद बाह्य कारक में क्या है, सरकार की सहयोगिता, मजदूर व कच्चे माल की उपलब्धता। उसके बाद बड़े औद्योगिक संगठन से प्रेरणा। तो ये किस तरीके के, ये बाह्य कारक हो गए। उसके बाद उपलब्धि प्रेरणा। उपलब्धि की प्रेरणा में हम डेविड सी मैक्सीलैंड के अनुसार देखेंगे, उपलब्धि पाने की जो तीव्र इच्छा व्यक्ति को उद्यमिता की क्रियाओं की ओर आकर्षित करती है। जो अच्छे उद्यमी सदैव प्राप्तियों उपलब्धियों में विश्वास रखते हैं, अतः वे जीवन में सदैव गतिशील, परिश्रमी व महत्वाकांक्षी होते हैं। वे सदैव संघर्ष में विश्वास रखते हैं तथा एक दूसरे को अपने से अलग बनाते हैं। अंबानी ने कहा है कि धीरू भाई अंबानी का कहना है कि सबसे तेज सोचो, नया सोचो व सबसे पहले सोचो। यह 3 वाक्य उनकी कार्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति बनाता है। उसके बाद मैक्सीलैंड का एक परिभाषा देखेंगे, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने एवं अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता का विशिष्ट स्तर प्राप्त करने की इच्छा उद्यमिता का प्रमुख गुण होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे भारत में महिला उद्यमिता का विकास। जो हमारा भारत है उसमें महिला उद्यमिता का किस तरीके से विकास हो रहा है। भारतीय चाहे वे किसी भी पेशे के हो, सदैव उद्यमिता रहते हैं। समय की शुरुआत से व्यवसाय पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते रहते हैं और वे खस्ताहाल से अमीरी तक विकसित हुए हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पिता करता रहता है वो हम करते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे करते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। समाज में पुरुषों के वर्चस्व के कारण महिलाएं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि पुरुषों का ही पूरा दायरा फैला रहता है, तो महिलाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसके बाद कंपनी में शामिल होने या अपनी कंपनी बनाने से रोक दिया जाता है। महिलाएं रोजमर्रा में काम करने, बच्चों और घर के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रभारी थी। तो महिलाओं को ये बता दीजिए कि महिलाओं का काम क्या है, कि घर की जिम्मेदारी देखना, बच्चों को देखना और घर का काम करना। तो जो महिलाओं का जो विकास में काम है रोजगार में, वो पुरुष भी उनका स्थान ले लेते हैं। लेकिन महिलाएं देश की उद्यमशील आबादी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला वर्ग है। महिला उद्यमिता को लंबे समय से अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मान्यता दी गई है। उसके बाद अब हम देखेंगे महिला उद्यमी प्राचीन से आधुनिक काल तक। जो महिला उद्यमी है प्राचीन काल से अब तक के काल में क्या उनका विकास हुआ है। सबसे पहले 18वीं सदी में देखेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय महिलाएं खुदरा दुकानों, छोटे हथकरघा उद्योगों और अन्य व्यवसाय का प्रबंधन करती थी। उसके बाद धीरे धीरे उनमें सुधार हुआ। अब हम 19वीं सदी में देखेंगे क्या हुआ।
इस समयावधि के दौरान महिलाओं को अपने घर से ही छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब वो अपने घर से ही छोटे छोटे व्यवसाय कर सकती हैं। उनमें से कई ने अपने स्वयं के उद्यम शुरू किए और उसी में धीरे धीरे वो अपना व्यापार बढ़ा ली, जैसे पापड़ बनाना, मिट्टी के बर्तन और चूड़ियाँ बनाना जैसे काम आदि। उसके बाद 20वीं सदी में क्या हुआ? 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं की भागीदारी और योगदान पर अत्यधिक ध्यान देने योग्य था। विशेषकर 1990 के दशक के दौरान व्यवसायी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उनमें जैसे कौशल सीखने, निवेश करने, बाजार में जगह तलाशने और महत्वपूर्ण रोजगार व अन्य संभावनाएं पैदा करने के लिए आगे बढ़ी। उसके बाद महिला उद्यमी आधुनिक समय में भारत के उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का मजबूत स्तंभ है। भारत में महिलाएं उद्यमिता के रूप में एक लंबा सफ़र तय कर चुकी है। मतलब वो आगे बढ़ चुकी हैं। आज के कारोबारी जगत के कुछ सबसे प्रभावशाली पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हैं। अब का जो समय है, महिलाओं में काफ़ी विकास हो चुका है तथा पुरुषों से कंधा मिला करके खड़ी हैं तथा वो आगे समय में अपना विकास कर रही हैं। उसके बाद समाज के सभी स्तरों पर असंख्य क्षेत्रों में महिलाएं समान भागीदारी बन गई हैं। महिलाओं में औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश किया और देश के अंदर और बाहर दोनों जगह पर ख्याति अर्जित की है। तो इस तरीके से महिला उद्यमी का कम प्रतिनिधित्व, जो महिला उद्यमियों हैं उनका कम प्रतिनिधित्व में, जैसे हाल के दशकों में भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद भी अभी भी महिला उद्यमियों की संख्या काफ़ी कम हुई है। भारत में केवल 20% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले ही हैं। उसके बाद अगला है स्टार्टअप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। जो स्टार्टअप जो शुरुआत करती है, इसमें केवल 6% महिलाएं भारतीय स्टार्टअप की संस्थापक हैं। वर्ष 2018 से 20 के मध्य कम से कम एक महिला सह संस्थापक वाले स्टार्टअप द्वारा केवल 5% फंडिंग की जुटाई की जा चुकी है और केवल एकमात्र महिला संस्थापकों वाले स्टार्टअप से कुल निवेशक फंडिंग का केवल 1.43% हिस्सा ही प्राप्त कर सकें। उसके बाद क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व, इसमें इक्विटी व्यापार के स्थापित के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में, जैसे कागज़, तंबाकू उत्पादनों से संबंधित में महिलाएं द्वारा धारित हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है। जैसे हालांकि कंप्यूटर, मोटर वाहन, धातु उत्पादों, मशीनरी और उपकरणों से संबंधित उद्योगों में महिलाओं की 2% या उससे भी कम की हिस्सेदारी देखी जाती है। तो इस तरीके से जो हिस्सेदारी है इसमें भी कमी है। भारत की पहल, महिलाओं के लिए जो भारत की पहल की गई है, जैसे भारत सरकार द्वारा स्त्री शक्ति पैकेज, उद्योगनी योजना, महिला उद्यम निधि योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, महिला ई हॉट, महिला बैंक, महिला कॉयर योजना, महिला उद्यमिता मंच जैसे पहल के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए गए। तो सरकार की तरफ से कुछ पहल उठाई जा रही हैं ताकि महिलाओं का पूर्ण तरीके से विकास किया जा सके। तो इस तरीके से आपने देखा, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।